नमो नमः सर्वेषां कृते। आज हम 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दूसरा पाठ लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जो पहला पाठ है उसके 2 वीडियो बनाए थे जिसमें आपको कंप्लीट मंगलाचरण का पाठ पूरा का पूरा बताया गया था। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्रम से एक एक वीडियो सारे देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप बीच में से देखते हो, वीडियो छोड़ करके देखते हो, स्किप करके देखते हो, काट काट के आप वीडियो को देखते हो तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप चाहते हो ना कि पूरा समझ में आए, संस्कृत विषय आपको पूरा अच्छे से आए, तो आपको करना क्या है, आपको पूरे के पूरे वीडियो देखने हैं। और यदि कोई दिक्कत आपको होती है ना तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए, आप फ़ोन भी कर सकते हो। आपकी समस्या के लिए हम तत्पर हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बस आप हमें बताइए समस्या आपकी क्या है, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। आज का पाठ हमारा गुरुपदेश पाठ रहेगा। बाणभट्ट जी की प्रसिद्ध रचना है कादंबरी, उसी कादंबरी से हमारा पाठ है गुरुपदेश। तो गुरुपदेश पाठ के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें आपकी गुरुपदेश के अंदर जो शुकनास जी हैं महामंत्री, जो कि तारापीठ के महामंत्री हैं, वो इसमें युवराज चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। इसी वजह से इसका नाम हुआ गुरुपदेश। इसको शुकनाशोपदेश पाठ के नाम से भी जानते हैं। तो बस इसी के विषय में चलिए पूरा का पूरा हम जान लेते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा गुरुपदेश पाठ, जो दूसरा पाठ है आपका, इसका पूरा परिचय आपको कंप्लीट पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। कहानी इसमें जो है संक्षिप्त में जो कल्पित कथा है कादंबरी की, उसके विषय में भी बताया जाएगा। इसलिए कहीं नहीं जाना है। कादंबरी की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रेम कथा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए आपको पूरा समझना है, सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ, कुछ नया सीख लेते हैं। आज कुछ नया, आज का हमारा पाठ दूसरा पाठ रहेगा। इससे पहले हमने पहला पाठ जो मंगलाचरण के रूप में था उसके हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे। दोनों के अंदर कंप्लीट पूरा आपका पाठ हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है अभी जाकर के देखिए उनको पहले। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी आपको अभी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए आज का पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है बच्चों। गुरुपदेश पाठ का नाम है और बाणभट्ट जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये जो आपकी कहानी, एक कथा है आपके बाणभट्ट जी के द्वारा जो रचित, आपकी संस्कृत साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध, यानी कि जगत प्रसिद्ध हम कह सकते हैं, दुनिया में नाम है इसका। टीवी सीरियल, दूरदर्शन आदि पे भी इसके विषय में काम हो चुका है। तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। और इसमें आपको ये बता देते हैं कि इसमें आपको प्रेम कथा के बारे में वर्णन है इसमें। यानी कि इसमें एक तो आपका जो राजकुमार चंद्रापीड़ होता है इसमें, और एक चंद्रापीड़ का दोस्त पुंडरीक है। इन दोनों को 2 बालिकाओं से प्रेम होता है। यानी कि एक तो कादंबरी होती है, दूसरी महाश्वेता होती है। इन दोनों आपस में इनको प्रेम होता है। इसी का इसमें पूरा का पूरा आपका वर्णन मिलेगा इसके अंदर। और इसके अंदर आपको जो खास बात है वो ये है कि इसमें इन जो हमने पात्रों के नाम बताए, इनके 3 जन्मों का वर्णन इसके अंदर है। 3 जन्मों का वर्णन इसमें, जन्म जन्मांतर का वर्णन, और जन्म जन्मांतर के प्रेम को, प्रेम कथा इसमें वर्णित की गई है। प्रेम के विषय में इसमें बताया गया है कंप्लीट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बने रहिए आप, कहीं भी नहीं जाना है, सुनते रहिए। लेकिन आज सिर्फ आपको पाठ के बारे में परिचय दिया जाएगा। और इसमें जो पाठ है आपका वो है गुरुपदेश। यानी कि इसमें जो गुरु होते हैं, गुरु का नाम इसमें शुकनाश है। शुकनाश इसमें जो राजकुमार चंद्रापीड़ हैं, चंद्रापीड़ जो हैं वो तारापीड़ के पुत्र हैं। तो तारापीड़ राजा हैं, राजा का एक पुत्र होता है जिसका नाम चंद्रापीड़ होता है। चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं कौन? शुकनाश। शुकनाश जो कि राजा तारापीड़ के क्या हैं, महामंत्री हैं, वो इसको उपदेश देते हैं। वो बताते हैं क्योंकि राजा तारापीड़ अपने पुत्र यानी कि राजकुमार चंद्रापीड़ को राजा बनाना चाहते हैं। इसीलिए शुकनाश के द्वारा इसमें उपदेश दिए जाते हैं। उन्हीं उपदेशों को गुरुपदेश के रूप में यहाँ पर पाठ में वर्णित किया गया है। तो ये तो एक संक्षिप्त में सामान्य सी जानकारी थी बच्चों। अब चलते हैं पाठ में। तो देखिए इसमें पाठ का परिचय है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें बच्चों संस्कृत में लिखा हुआ है। हालांकि बाणभट्ट जी के द्वारा काफ़ी कठिन भाषा लिखी गई है अपने इस कादंबरी के अंदर, तो हम आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे सरल तरीक़ा से, लेकिन आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि आपको पाठ में लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप इसमें देखते चलेंगे और आप समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आपको सबसे पहली पंक्ति आपको दिख रही है, चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपको पंक्ति दिख रही है, तो यहाँ पर पंक्ति है आपकी, महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कथारूपेण प्रथितास्ति। ये जो पंक्ति है, यहाँ पर इस पंक्ति का मतलब है महाकवि बाणभट्ट प्रणीता, यानी प्रणीत, यानी कि उनके द्वारा रचित। ठीक है, तो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित, किसके द्वारा? महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित क्या? कादम्बरी। संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्यस्य का मतलब है बच्चों यहाँ पर संस्कृत साहित्यस्य का मतलब है यानी कि संस्कृत साहित्य की, यानी कि यहाँ पर जो संस्कृत साहित्यस्य है, यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति का रूप दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा रूपेण। तो रूपेण में तृतीय विभक्ति है, तो अद्वितीय कथा रूपेण प्रथितास्ति। तो बच्चों यहाँ प्रथिता का मतलब है, जैसे एक शब्द है प्रथिता, तो प्रथिता का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, और अद्वितीय आप जानते हो जिसके समान कोई नहीं है, जिसको अंग्रेजी में यूनिक एक शब्द से आपको यहाँ पर बताया जाता है, तो अद्वितीय रूप में। तो आपको इस पंक्ति का अर्थ समझना है, महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको इसमें जो शब्द हम बता रहे हैं वो शब्द भी याद रखने हैं आपको, जो महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में लिखा हुआ है अगली पंक्ति में, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, संस्कृत साहित्ये गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्व वर्णन विशारदत्वं वीक्ष्य संस्कृत मनीषिणाः मंत्रमुग्धत्वं अनुभवन्ति। ठीक, बिल्कुल एक एक आपको शब्द बताया हमने। अब यहाँ पर आपको देखना है कि संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य का मतलब है संस्कृत साहित्य में। ठीक है, संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्टस्य, तो बाणभट्टस्य में कौन सी विभक्ति है बच्चों? तो आपको राम का रूप याद रखना है, तो जैसे रामस्य बनता है इसी प्रकार बाणभट्टस्य, तो आपको पता लगेगा षष्ठी विभक्ति है। तो आपको याद रखना है षष्ठी विभक्ति का रूप, इसमें किस प्रकार से हम अर्थ करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के, तो गद्य सम्राट बाणभट्टस्य यानी गद्य सम्राट बाणभट्ट के, किसके? गद्य सम्राट बाणभट्ट के, किसमें? संस्कृत साहित्य में। तो इसका पूरी लाइन का हुआ, संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन विशारदत्वम, यानी इसका मतलब हुआ अपूर्व यानी अनोखा, अपूर्व जो पूर्व नहीं हुआ, अपूर्व यानी जो पूर्व में नहीं हुआ, उससे अपूर्व क्या यानी कि अनोखा हम बोल सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे अनोखा, यानी कि अपूर्व वर्णन। कैसा वर्णन? अपूर्ण यानी कि अनोखा वर्णन। विशारदत्वम यानी कि कौशल को, विशारदत्वम का मतलब यहाँ कौशल है। क्या है बच्चों? कौशल। याद रखना है आपको, हम एक एक बिल्कुल शब्द बता रहे हैं कंप्लीट, तो इसलिए आपको याद रखना है इस बात को। तो यहाँ पर विशारदत्वम का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ देखो ये शब्द है आपका विशारदत्वम, तो विशारदत्वम का मतलब हुआ आपका यहाँ पर विशारदत्वम को आपको याद रखना कौशल से, तो इसका हो गया कौशल। इसके बाद में वीक्ष लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वीक्ष, लिखा हुआ है ना आगे यहाँ पर वीक्ष। तो वीक्ष का मतलब होता है छात्रों देखकर, क्या होता है? देखकर। ठीक है, इसके बाद में संस्कृत मनीषिणाः, तो मनीषिणा का मतलब विद्वान होते हैं, विद्वान। मनीषिणा का मतलब विद्वान। मंत्रमुग्धत्वम, मंत्रमुग्धत्वम यानी मंत्रमुग्ध, इसमें कोई अलग नहीं है। अनुभवन्ति यानी कि अनुभव करते हैं या हो जाते हैं।
ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ हम बता रहे हैं, अच्छे से सुनते रहेंगे तो निश्चित आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसकी भाषा थोड़ी जटिल है, फिर भी हम आपको एक एक शब्द को बता रहे हैं, तो पूरा सुनेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। अब पूरी लाइन का अर्थ समझ लीजिए। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अनोखे वर्णन कौशल को देखकर संस्कृत के विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध। कौन हो जाते हैं बच्चों? संस्कृत के विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या देखकर हो जाते हैं? तो आपको बताना है, बाणभट्ट के अनोखे वर्णन कौशल को देखकर कौन हो जाते हैं? मंत्रमुग्ध। संस्कृत के विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब इसमें पूरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको इसमें आपको एक एक शब्द का जो अर्थ बताया है वो आपको अर्थ भी याद रखना है। अब चलते हैं अगली लाइन में। आगे लिखा हुआ है इसी में, महाकवि बाणभट्टस्य गद्य वर्णने रचना कौशलत्वम वस्तु वर्णनम प्रकृति वर्णनम भाव गांभीर्यम च अपूर्वा छटा विद्यते। ठीक है, ये लाइन दिख गई आपको। एक एक शब्द पर हमने अंडरलाइन किया है, एक एक शब्द का अर्थ आपको बताएंगे। तो एक एक शब्द को आप देखेंगे। सबसे पहले लिख रहा है महाकवे बाणभट्टस्य गद्य वर्णने। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया महाकवि बाणभट्ट के। ठीक, क्या अर्थ हुआ? महाकवि बाणभट्ट के गद्य वर्णन, यानी कि गद्य वर्णन में। तो गद्य वर्णने है, तो आपको गद्य वर्णने का मतलब क्या है बच्चों? गद्य वर्णने का मतलब है यहाँ पर आपका सप्तमी का रूप है, तो यहाँ पर हो जाएगा गद्य वर्णने, यानी गद्य वर्णन में। ठीक है, इसके बाद में लिख रहा है रचना कौशलत्वम। तो रचना कौशलत्वम माने रचना कौशल, रचना के क्षेत्र में जो कुशलता है उनकी वो रचना कौशल है। इसके बाद में आगे लिख रहा है वस्तु वर्णनम, यानी कि किसी भी वस्तु का वर्णन करना। आगे लिख रहा है प्रकृति वर्णनम, यानी कि प्रकृति का वर्णन। और आगे लिख रहा है भाव गांभीर्यम, यानी कि भाव गंभीरता। ठीक है, भाव की गंभीरता, यानी कि किसी भी भाव को फील करना, उसको फीलिंग्स को समझना। आपके क्या भाव हैं, आपके अंदर क्या है, उसको समझ पाना। इसको बता नहीं सकते, समझा जाता है, उसको कहते हैं भाव गंभीरता। हम कहते हैं ना इसका क्या भाव है, यानी भावार्थ क्या है, वो है भाव। तो भाव गंभीरता की क्या है? अपूर्व छटा, यानी अपूर्व छटा विद्यते है, अपूर्व छटा है। तो इसमें लिखा हुआ है आपको अपूर्वा छटा विद्यते, यानी अपूर्व छटा है, यानी ऐसी छटा है, ऐसी सुंदरता है जो पहले कहीं नहीं देखी है। ठीक है, तो एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब हम पूरी पंक्ति का अर्थ बताते हैं। महाकवि बाणभट्टस्य गद्य वर्णने रचना कौशलत्वम वस्तु वर्णनम प्रकृति वर्णनम भावगांभीर्यम च अपूर्वा छटा विद्यते। इसका मतलब होता है छात्रों, एक एक लाइन को सुनिए और याद रखिए। इसका अर्थ हुआ महाकवि बाणभट्ट के गद्य वर्णन में रचना कौशल, वस्तु वर्णन, प्रकृति वर्णन और भाव गंभीरता की अपूर्व छटा है। क्या है? अपूर्व छटा है। तो ऐसे करके आप इस लाइन को याद रखेंगे। हमने एक एक शब्द का भी इसमें आपको अर्थ बताया है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली जो लाइन है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अतो विषयस्मिन् प्रसिद्धाः एषाः सूक्तयाः बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्। एक तो ये है। दूसरी है वाणाकवीनामिय चक्रवर्ती। अगली वाणी वाणो बभूवः वाणस्तु पंचाननः हृदयावसति पंचवाणस्तु बाणाः। सब पे हमने अंडरलाइन किया है, रेखांकित उस पद को किया है, तो उस पद को समझना है। ठीक है ना। तो इसमें आपको इससे सरल आपको और तो क्या बताएंगे, इसमें एक एक शब्द का अर्थ भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देखिए, तो यहाँ लिख रहा है अतः, अतो विषयस्मिन्, यानी कि अतः यानी इसलिए होता है बच्चों। क्या होता है? इसलिए। और विषय, विषय यानी विषय में,
सप्तमी का रूप है। अस्मिन, ये भी सप्तमी का रूप है। प्रसिद्धः, प्रसिद्ध आप जानते ही हैं। एषः सूक्तयः, ठीक है, तो एषः सूक्तयः यानी कि ये सूक्तियाँ। अब इसका मतलब हो गया इस पंक्ति का, अतः इस विषय में ये सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अतः इस विषय में, अस्मिन विषये, किस विषय में? अस्मिन विषये, जो अभी हमने बात की इससे पहले, जो अभी इससे पहले हमने जो बात की है ऊपर की लाइनों में, उसके बारे में बता रहे हैं कि अतः इस विषय में ये प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अतो विषयस्मिन् प्रसिद्धा एषाः सूक्तयः, तो ये प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं इस विषय में। अब कौन कौन सी सूक्तियाँ हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 नंबर सूक्ति इसमें आप जो देख रहे हैं सूक्ति है, देखिए पहली जो सूक्ति लिख रही है वो है वानोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसका जो मतलब है वो है बच्चों बानोच्छिष्टम, यानी बानोच्छिष्टम, शिष्टम जगत सर्वम, मतलब हुआ कि सारा संसार जो है वो बाण की झूठन है, उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट का मतलब होता है झूठा। जैसे मान लो आपने खाना खाया थाली में और छोड़ दिया, तो वो क्या हो गया? झूठा हो गया। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बता रहे हैं कि बाण भट्ट जो हैं वो इतने बड़े महाकवि हैं कि जिसने और इनके अलावा जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने इनकी झूठन ही लिखी है। मतलब सीधा सा ये हुआ। तो इसलिए इस सूक्ति का अर्थ हो गया कि सारा संसार बाण की झूठन है। किसकी झूठन है? बाण की झूठन है। बाण का मतलब बाण भट्ट की झूठन है। ठीक है, तो इसका अर्थ याद रखना है आपको, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। क्या अर्थ है बच्चों? बोलो। हाँ, बिल्कुल सही है। सारा संसार बाण का झूठन है, बाण की झूठन है। इसके बाद में दूसरी इसमें आपकी सूक्ति है अगली, बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती। इसका मतलब है कि बाण इस संसार में कवियों के चक्रवर्ती हैं। क्या अर्थ है इसका? बाण इस संसार में, इह यानी इस, कवि नाम इह, चक्रवर्ती यानी कि बाण इस संसार में कवियों के क्या हैं? चक्रवर्ती हैं। कौन है चक्रवर्ती? बाण भट्ट। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी सूक्ति हो जाती है। इसके बाद में अगली सूक्ति है इसमें ये, बाणी बाणो बबूवह। तो बाणी बाणो बबूवह का मतलब हो गए, बबूवह यानी हो गई, यानी वाणी जो है वो बाण हो गई, यानी वाणी। तो वाणी हम जानते ही हैं, ये वाणी। तो वाणी जो है वो क्या हो गई? बाण हो गई, यानी कि बाण का मतलब वाणी हो गया। इतने बड़े कवि हैं, तो इसलिए ये इसमें हमने कह दिया कि बाण जो वाणी है वो बाण हो गई। क्या हो गई? बाण हो गई। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगली जो आपकी सूक्ति लिख रही है, बाणस्तु पंचाननः। क्या है? वाणस्तु पंचाननः। अब वाणस्तु पंचाननः का क्या मतलब है इसको आप समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाण तो पंचानन है। वाणस्तु पंचाननः, तो बाण तो पंचानन है। क्या है? पंचानन। ठीक है, तो ये इसका सिंपल अर्थ हो गया, बाण तो पंचानन है। इसके बाद में लास्ट एक और बच रही है, तो वो है आपकी हृदयवस्ति पंचबाणस्तु बाणः। हृदयवस्ति पंचबाणस्तु बाणः, इसका मतलब है, अब यह पंचबाण है ना, तो इसका मतलब हो गया कामदेव। पंचबाणस्तु बाण, पंचबाण का मतलब कामदेव से है यहाँ पर। तो इसका जो सूक्ति है इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, कामदेव और बाण का निवास स्थान तो हृदय है। कामदेव और बाण, ठीक है, तो पंचबाण कामदेव और बाण बाण भट्ट। तो कामदेव और बाण भट्ट का निवास स्थान तो हृदयवस्ती यानी हृदय है। ये आपकी सारी की सारी सूक्तियाँ हो जाती हैं। तो ये सूक्तियों को हमने एक एक का अर्थ आपको बताया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत रहती है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप कमेंट करें और आपका सवाल टाइप करके हमें बताएं और उसका हम आपको उत्तर जरूर देंगे। चलिए अगली पंक्ति की तरफ, इसके बाद में अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए। आगे लिखा हुआ है आपके सम्राजः हर्षवर्धनस्य राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण तेन हर्षचरितम कादम्बरी चेति ग्रंथद्वयम विरचितम, लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम देखते हैं इसका क्या अर्थ है। पहले तो इसके शब्दों की तरफ चलते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है सम्राज हर्षवर्धनस्य, ये लिखा हुआ है आपके,
सम्राज हर्षवर्धनस्य, ठीक है। और यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर इसमें कुछ संख्या लिख रही है आपकी, तो ये आपका लिखा हुआ है, ये जो लिख रहा है ना ये वाला, तो ये है आपका 606, ऐसे क्या है ये 606 ईस्वी है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है 600, ये वाला 648 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ये इसका मतलब हो गया कि 606 ईस्वी से 648 ईस्वी पर्यंत, ठीक, ईस्वी तक। तो ये तो कोष्टक में लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया। आगे लिख रहा राजसभायाम, राजसभायाम में आपकी जो है सभायाम सप्तमी विभक्ति का रूप हो गया रमायाम। तो राजसभा में आश्रित कवि रूपेण, कवि रूपेण में तृतीय विभक्ति है, तेन में तृतीय विभक्ति है। हर्षचरितम, ठीक है, कादम्बरी च इति ग्रंथद्वयम, दो ग्रंथम विरचितम यानी रचित हैं। तो अब इसमें इसका लाइन का अर्थ सुन लीजिए आप, इसमें कठिन शब्द कोई ऐसा ज़्यादा है नहीं। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि सम्राट हर्षवर्धन, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा में, किसमें, राजसभा में आश्रित कवि के रूप में उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ये दो ग्रंथ रचे, यानी इन दो ग्रंथों की रचना की। किसने की, बाणभट्ट जी ने। कहाँ पर की, ये आपके सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा में आश्रित कवि के रूप में रहते हुए, ठीक है। तो ये मतलब आपको ये पता लग गया कि ये जो कवि रहे थे वो किसके पास रहे थे, सम्राट हर्षवर्धन की राजसभा के अंदर ये कवि थे, यानी कविताएं लिखते थे। तो उनके पास रहते हुए, हर्षवर्धन जी के पास रहते हुए, पहले क्या होता था बच्चों, जो जितने भी राजा हुआ करते थे ना, वो सबके सब अपने कवि रखते थे, राजाओं के कवि हुआ करते थे। वो क्या करते थे, राजाओं के कार्यों का गुणगान करते थे कि राजा ने ये किया है, उसको कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अनेक प्रकार से उसको प्रस्तुत करते थे। जब राजा प्रसन्न होता था, अच्छा लगता था उसको, तो वो उसको पुरस्कार दिया करता था। ऐसा चलता था पहले, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपके बाणभट्ट जी रहते थे ना, तो बाणभट्ट जी ने रहते हुए यहाँ दो रचनाएं रची थी, ग्रंथद्वयम, यानी दो ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। तो दो ग्रंथों में आपको जो नाम है वो कौन कौन से हैं याद रखना है। दो ग्रंथों में, एक तो इनका जो ग्रंथ का नाम है वो है हर्षचरितम, क्या है, हर्षचरितम, और एक नाम है कादम्बरी, ठीक है। ये दो ग्रंथ इनके थे, दो ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, हर्षचरितम, कादम्बरी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन ये कि आप पूरी लाइन देखते रहोगे और पूरा वीडियो सुनते रहोगे तो जाके आपको समझ में आएगा ये। और यदि आप बिल्कुल बीच में छोड़ जाते हैं, बिल्कुल स्किप कर देते हैं, तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसे आप मान लीजिए, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरितंच द्वे प्रख्याते काव्ये स्तः, ठीक है। मतलब सिंपल सा छोटी सी लाइन है, महाकवि बाणभट्टस्य, यानी बाणभट्टस्य में षष्ठी का रूप है, कादम्बरी सिंपल है, हर्षचरितम, हर्षचरितम च द्वे प्रख्याते काव्ये स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, अस धातु है, इसका रूप चलता है अस्ति स्तः सन्ति। तो यहाँ पर जो स्तः लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका स्तः, ये यहाँ लिखा है स्तः, ये ठीक है, ये वाला। तो ये इसका मतलब हो गया कि ये अस्ति स्तः सन्ति, यानी दो चीज़ों के लिए है। अस्ति होता यानी कि एक वचन है तो अस्ति, द्विवचन है तो स्तः, और बहुवचन है तो सन्ति आता। तो यहाँ दो चीज़ हैं, यानी कि दो, द्वे लिखा हुआ है ना, द्वे प्रख्याते। तो प्रख्यात का मतलब प्रसिद्ध होता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसका मतलब सुन लीजिए, महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरितंच द्वे प्रख्याते काव्ये स्तः। इसका मतलब हुआ सिंपल सा कि महाकवि बाणभट्ट के कादम्बरी और हर्षचरित ये दो प्रसिद्ध काव्य हैं, ये दो प्रसिद्ध काव्य हैं। किसके, बाणभट्ट जी के। क्या हैं, दो प्रसिद्ध काव्य। तो कौन कौन से हैं दो प्रसिद्ध काव्य बच्चों, अभी हमने नाम बताया था ना आपको। तो एक तो याद रखना है हर्षचरित, और दूसरा नाम याद रखना है कादम्बरी। हर्षचरित आख्यायिका है और कादम्बरी कल्पित कथा है। यहाँ से आपकी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में आपकी 12वीं कक्षा का बोर्ड का, यहाँ से सवाल आया था कि जो कादम्बरी नहीं, हर्षचरित जो है वो आख्यायिका है या कथा है। तो आख्यायिका है, कथा नहीं है।
अब आख्यायिका, कथा ये क्या होती हैं, ये साहित्य हम आपको पढ़ाएंगे, तब आपको वहाँ पर डिटेल से बताएंगे पूरी चीज़। तो अगली लाइन की तरफ चलते हैं। आगे जो लिखा हुआ है वो इसको हम पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हर्षचरितम आख्यायिका कादम्बरी कल्पित कथा चास्ति। चास्ति, तो यहाँ पर चास्ति लिखा हुआ है बच्चों। तो चास्ति को हम ऐसे कर सकते हैं च और अस्ति, इसको यदि संधि विच्छेद करते हैं, आप यदि कोशिश करें कि कोई शब्द आ रहा है तो उसको टुकड़े करने की कोशिश करें, उसका विच्छेद करने की कोशिश करें, उससे वो सरल हो जाता है, उसका अर्थ भी आसान हो जाता है। तो चास्ति का च और अस्ति हो गया, ठीक है। हर्षचरितम में आख्यायिका जुड़ा हुआ है, तो हर्षचरितम आख्यायिका जो लिख रहा है ना ये आपका ये वाला, तो इसमें भी टुकड़े करके देखेंगे तो दोनों अलग अलग शब्द हो जाएंगे। अब इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि हर्षचरित आख्यायिका और कादम्बरी कल्पित कथा है, ठीक है। हर्षचरित क्या है बच्चों? आख्यायिका, याद रखना है इस बात को, क्योंकि यहाँ से सवाल आया हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो हर्षचरित तो आपके हो गए आख्यायिका, ठीक है, और कादम्बरी क्या है? कल्पित कथा। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये लाइन का आपका अर्थ भी हो जाता है इसमें। तो आपको याद रखना है कि हर्षचरित तो क्या है? आख्यायिका है, और कादम्बरी जो है वो कल्पित कथा है। ये चीज़ आपको इसमें लिखी हुई है। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है फिर इसी में, कादम्बरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यमस्ति। सिंपल सा, ये तो आपके समझ में भी आ गया होगा। कादम्बरी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। क्या है? सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य। तो बताइए बच्चों, सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य क्या है? तो आपका उत्तर होगा कादम्बरी। बिल्कुल सही उत्तर है। तो कादम्बरी क्या है? उत्कृष्ट यानी सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य माना जाता है, ठीक। इसके बाद में आगे देखिए, आगे लिखा हुआ काव्यस्मिन् चंद्रापीड़ कादम्बर्याः पुंडरीक महाश्वेतायाश्च प्रणय कथा वर्णितास्ति। सिंपल है एकदम, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काव्य अस्मिन, तो यहाँ पर आप टुकड़े करेंगे काव्य अस्मिन। अब यदि आपने संधि के नियम पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि काव्य और अस्मिन लिखा हुआ है ना शब्द, और बीच में ये ऐसे निशान लग रहा है एस का सा, ये आपका अवग्रह है। और अवग्रह संधि हमने पढ़ाई थी आपको। यदि आपने नहीं देखी है तो आप संधि वाला टॉपिक देखिए, वीडियो में जाके देखिए, वहाँ पे आपको संधि के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ आपको जानकारी मिलेगी इस चीज़ की। तो काव्य अस्मिन चंद्रापीड़ कादम्बर्या पुंडरीक महाश्वेतायाश्च प्रणय कथा। तो प्रणय कथा यानी प्रणय यानी प्रेम होता है, प्रेम से संबंधित कथा है। वर्णितास्ति, वर्णित है। तो ये इसमें कठिन शब्द ज़्यादा कोई है नहीं। तो इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए आप। इस काव्य में, काव्य अस्मिन यानी इस काव्य में चंद्रापीड़ और कादम्बरी तथा पुंडरीक और महाश्वेता की प्रेम कथा वर्णित है। क्या वर्णित है? प्रेम कथा। किसकी प्रेम कथा? चंद्रापीड़ कादम्बरी और पुंडरीक महाश्वेता की। यानी कि हमने कहा कि इसमें दो, एक तो आपका चंद्रापीड़ है, चंद्रापीड़ राजकुमार है, और इस राजकुमार का जो दोस्त है वो पुंडरीक है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो इसमें कादम्बरी मुख्य नायिका है और इसमें महाश्वेता उपनायिका, इसको हम कह सकते हैं। तो नायक इसमें चंद्रापीड़ हो गया, उपनायक पुंडरीक हो गया, और नायिका की बात करें तो कादम्बरी नायिका हो गई, उपनायिका महाश्वेता हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसमें जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो एक एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सभी जगह से आपके प्रश्न आ सकते हैं। छोटे सवाल भी आते हैं आपके, और जब बड़ा सवाल आता है आपको इसमें डिटेल लिखनी होती है, वर्णन आपको करना होता है, तब भी आप ये सारी चीज़ लिख सकते हो। आगे फिर देखते हैं अगली लाइन में क्या लिख रहा है इसमें। देखिए आगे लिखा हुआ है बच्चों, गुरुपदेश पाठ कादम्बर्या शुकनाशोपदेशाः नाम ग्रहण खंडात गृहीता। ये लिखा हुआ है नामक गद्य खंडात गृहीता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिख रहा है आपके गुरुपदेश, तो गुरुपदेश जो पाठ है आपका उसकी बात है ये। गुरुपदेश जो पाठ है, गुरुपदेश पाठ कादम्बर्या शुकनाशोपदेशः नामक गद्य खंडात गृहीता। मतलब इसका ये हुआ कि गुरुपदेश पाठ कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। ये देखो कहाँ से लिया गया है? शुकनाशोपदेश गद्य खंड से। ये आपको जैसे लिख रहा है शुकनाशोपदेश गद्य खंड से। कहाँ से लिया है?
शुकनाशोपदेश गद्य खंड से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सिंपल जो अर्थ हुआ वो ये हो गया कि गुरुपदेश पाठ कादंबरी के शुकनाशोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। ये इसका मतलब हुआ सिंपल सा। आगे लिख रहा है अस्मिन् खंडे राजकुमार चंद्रापीडः गुरुवाश्रमे ब्रह्मचर्यावस्थां समाप्य पिता तारापीडस्य राजप्रसादे पुनरागतः। ठीक है, एक एक पर हमने रेखांकित किया, अंडरलाइन किया है, तो उसको आप एक एक शब्द को समझो। तो जिसमें लिख रहा है अस्मिन् खंडे यानी इस खंड में राजकुमार यानी राजकुमार, चंद्रापीड यानी चंद्रापीड, तो इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड। अब लिख रहा है गुरुवाश्रमे, गुरु और आश्रमे। अब इसका हम यदि टुकड़े करते हैं बच्चों, जैसे ये है आपका शब्द है, तो इसको हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे आप कर सकते हैं गुरु और आश्रमे। देखो गुरु और आश्रमे हो गया। अब इसको यदि संधि बनाते हैं तो गुरुवाश्रमे ऐसा बनेगा आपका, और ये बनेगा आपका कहाँ पर, यण संधि में। यण संधि आप समझते हैं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ रहे हैं तो आप वीडियो देखिए चैनल पे जाके, उसमें समझ जाएंगे। तो यहाँ लिख रहा है गुरुवाश्रमे, तो इसका मतलब हो गया गुरु आश्रम में, यानी गुरु के आश्रम में। ठीक है, ब्रह्मचर्यावस्थाम, ब्रह्मचर्य की अवस्था। ठीक है, अवस्थाएं जो हमारी हैं वो अलग अलग होती हैं, कौन कौन सी हैं वो आपको बाद में बता देंगे। तो ब्रह्मचर्य अवस्था आप जानते ही हैं। ठीक है, 25 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ब्रह्मचर्य अवस्था मानी जाती है। उसके बाद में जो सेकंड होती है वो गृहस्थाश्रम होता है, एक प्रकार से आश्रम है ये अवस्था का मतलब। तो ये हमारी ब्रह्मचर्य की अवस्था है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्य यानी समाप्त करके पिता तारापीठ के महल में पुनः आ गया। पुनः पुनरागतः, पुनः आगतः यानी पुनः आ गया। कौन आ गया, कौन आ गया, तारापीठ का पुत्र चंद्रापीठ। यानी कि चंद्रापीठ जो है वो गुरु के आश्रम से ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीठ के महल में, राजप्रसाद यानी महल में पुनः आ गया। सिंपल सा एकदम सरल बता रहे हैं पूरा ही, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें याद रखना है आपको कि जो तारापीठ है वो तारापीठ का जो पुत्र है राजकुमार, उसका नाम क्या है, चंद्रापीठ। ठीक है ना, तो राजकुमार कौन है, चंद्रापीठ। अब वो आश्रम में रहता होगा गुरु जी के, तो आश्रम से अपनी पूरी पढ़ाई वगैरह जो भी है सब कुछ प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता तारापीठ के राजभवन में आ चुका है वो, ऐसे मान लो। आगे लिख रहा है फिर राज्ञः तारापीडस्य महामंत्री शुकनासः सत्वशौर्ये आर्जव भावसंपन्नं तम चंद्रापीडम अधिकतरम गुणातिशायी कर्तुम बहुविविध प्रकारैः उपदिशति। बहुविविध प्रकारैः यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो ये बहुविविध प्रकारैः उपदिशति। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए क्या है, राज्ञः तारापीडस्य महामंत्री शुकनाशः। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि राजा जो तारापीठ हैं उनके एक महामंत्री हैं जिसका नाम शुकनाश है। तो इस लाइन का मतलब हो गया राजा तारापीठ का महामंत्री शुकनाश। कौन, शुकनाश। आगे लिख रहा है सत्व शौर्य, इसका मतलब है शक्ति और वीरता। ठीक है, सत्व यानी शक्ति, याद रखना है आपको। ये देखिए, सत्व यानी शक्ति और शौर्य यानी वीरता, आर्जव यानी सरलता। तो इसका मतलब हो गया शक्ति, वीरता, सरलता और भाव संपन्न। भाव संपन्न हम लिख रहे हैं, भाव संपन्न उस चंद्रापीठ को, किसको, तम चंद्रापीडम, उस चंद्रापीठ को और अधिक गुण संपन्न करने के लिए, और अधिक गुण संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार से उपदिशति, उपदेश देता है। कौन देता है, शुकनाश। तो किसको उपदेश दे रहा है शुकनाश, चंद्रापीठ को। ठीक है, तो चंद्रापीठ को कौन उपदेश दे रहा है, शुकनाश। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें उपदेश देने वाला महामंत्री शुकनाश है। किसको उपदेश दे रहा है, चंद्रापीठ को। तो ये लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राजा तारापीठ का महामंत्री शुकनाश शक्ति, वीरता, सरलता और भाव संपन्न
उस चंद्रापीढ़ को और अधिक गुण संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार से उपदेश देता है। मतलब वो गुण संपन्न तो है, सारी विद्या उसने प्राप्त कर ली है, सारे गुण उसमें हैं, फिर भी उसको लग रहा है कि कुछ उपदेश उसको देने जरूरी हैं और उसको बातें बतानी चाहिए, तो और अधिक गुणशाली बनाने के लिए और अधिक गुण संपन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। आगे देखिए फिर लिख रहा है, अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथमः स गुरुपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति। ठीक है, सिंपल सी लाइन है। इसका मतलब है कि इस प्रसंग में सबसे पहले वह गुरु के उपदेश का महत्व प्रतिपादित करता है। गुरु के उपदेश का महत्व प्रतिपादित करता है कौन? शुकनास। किसके महत्व को प्रतिपादित करता है? गुरु के महत्व को। कौन करता है गुरु के महत्व को प्रतिपादित? शुकनास। तो इस लाइन का ये मतलब हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो शुकनास है वो गुरु के महत्व को प्रतिपादित करता है। आगे अब आगे जो लिख रहा है वो देखेंगे हम। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा, वस्तुतः गुरोः ज्ञानम अमूल्यम भवति। ठीक है, मतलब सीधा सा इसका ये हुआ कि वस्तुतः यानी कि वास्तव में गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। क्या होता है? गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। ये लाइन का इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसके बाद में लिख रहा है, यह शिष्यः गुरुकुले निवसन भक्ति भावेन विद्याध्ययनं करोति तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह यानी जो होता है बच्चों, यह यानी जो शिष्य आप जानते हैं, गुरुकुल आप जानते हैं। निवसन का मतलब यहाँ पर आपका क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है। किसका है? क्षत्रिय प्रत्यय। प्रत्यय में जब आपको बताएंगे तो ये इसके बारे में डिटेल बताएंगे। भक्ति भावेन में तृतीय व्यक्ति हो गई। विद्या अध्ययन हम जानते हैं। करोति आप क्री धातु का रूप है। करोति कुरुता कुर्वन्ति रूप चलता है पठति की तरह। तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति। सफल आप जानते हैं, अवश्यमेव जानते हैं, विद्या जानते हो, तस्य जानते हैं। तो अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ। यानी इसका मतलब हो गया कि यह शिष्य यानी जो शिष्य, ठीक है, जो शिष्य या जो छात्र गुरुकुल में निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ विद्या अध्ययन करता है, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। तो किसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है? जो भक्ति भाव से, भक्ति भाव के साथ में विद्या अध्ययन करता है ना, उसकी विद्या अवश्य सफल होती है। ये इस लाइन का मतलब हुआ। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम एक एक शब्द का अर्थ भी बता रहे हैं साथ साथ में, तो इसलिए आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है, अद्यत्वे अस्माकं समाजे तादृश गुरुकुलानाम अभावा एव किंतु यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा गुरवः पाठयन्ति तान् प्रति ही छात्रैः श्रद्धा सेवा भावना वा अवश्यमेव कर्तव्य। अवश्यमेव कर्तव्य मतलब ये हुआ, सीधा सा एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि अद्यत्वे अस्मा, अद्यत्वे यानी आजकल। ठीक है, आज के ज़माने में क्या है, पहले जो होता था कि गुरु की हर बात को शिष्य मानता था, उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर थी। तो आज बता रहे कि आजकल हमारे समाज में उस तरह के गुरुकुलों का अभाव ही है, यानी उस तरह के गुरुकुल नहीं मिलते हैं, अब अभाव है। ऐसे गुरुकुलों का क्या है? अभाव। किंतु जहाँ भी विद्यालयों में, विद्यालयेषु अथवा महाविद्यालयों में गुरुजन पढ़ाते हैं, ठीक है, जो गुरुजन पढ़ाते हैं उनके प्रति छात्रों को श्रद्धा अथवा सेवा भावना अवश्य ही रखनी चाहिए। अवश्य ही रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? सेवा भावना रखनी चाहिए, श्रद्धा भावना रखनी चाहिए। किसके प्रति? अपने गुरुओं के प्रति, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, चाहे कहीं पर जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, उन शिक्षकों के प्रति, उन गुरुजियों के प्रति आपकी श्रद्धा भावना होनी चाहिए, अवश्य मेव होनी चाहिए। तब जाकर के आपकी जो विद्या है, आपका ज्ञान है, वो सफल हो सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, लेकिन वो ज्ञान आपका तभी सफल होगा जब आप अपने शिक्षक गुरु जी के प्रति श्रद्धा भावना रखोगे। श्रद्धा के साथ ही विद्या ग्रहण की जाती है, ज्ञान ग्रहण श्रद्धा से किया जाता है, कभी भी अहंकार घमंड अहम से नहीं हो सकता।
आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। आगे देखिए, अनेनैव विद्यार्थिनां जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि इसी से विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन सफल होता है। किससे? इसी श्रद्धा भावना से। अनेन विद्यार्थिनाम जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति। यदि आप चाहते हो बच्चों कि आपका जीवन सफल हो, आपका अध्ययन सफल हो, तो आज से ही, यदि अब तक नहीं किया तो आज से ही अपने जितने भी गुरुजी हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा भावना होनी चाहिए, उनके पास सेवा भावना होनी चाहिए, तब जाकर के आप बहुत अच्छे जीवन में सफल बनेंगे। ये हम प्रत्यक्ष आपको उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा हमने भी किया और आज भी करते हैं। हम गुरुजी का पहले भी सम्मान करते थे और हमारे गुरुजियों का आज भी सम्मान हम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है इसमें, देखो, गुरु ज्ञान प्रकाशेन अज्ञान अंधकारे निपतितस्य शिष्यस्य उद्धारको भवति। देखो, मतलब ये हुआ बच्चों, यानी गुरु ज्ञान प्रकाशेन, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा, गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में निपतितस्य, पतित यानी गिर जाना होता है, तो निपतितस्य यानी गिरे हुए या पड़े हुए शिष्य का उद्धार करते हैं। उद्धारको भवति, उद्धारक होते हैं। किसके उद्धारक होते हैं? जो अज्ञान रूपी अंधकार में जो पड़े हुए शिष्य होते हैं ना, जो अंधकार में, जैसे मान लो कोई शिष्य हैं, वो घोर अंधकार में गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, तो उनको रास्ता दिखाने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश से उनका उद्धार करने वाले गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। आपको एक बात बताते हैं बच्चों, दुनिया के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा, हमारा छात्र हमसे भी आगे निकले। आपका पड़ोसी चाहता है, आपका भाई चाहता है, आपकी बहन चाहती है, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन एक आपका एक शिष्य के लिए आपका एक तो गुरुजी और एक आपके माता पिता, केवल ये दो ही हैं दुनिया में जो हमेशा ये चाहते हैं कि हमसे भी आगे निकले। तो ये है गुरु की महिमा। एक अगली लास्ट एक पंक्ति और पढ़ेंगे, इसके बाद में अगले वीडियो में फिर आपको आगे बताएंगे। आगे लिखा हुआ है बच्चों, इसमें देखिए, शिष्यस्य शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम नैतिकं च विकासम करोति। ठीक है, मतलब शिष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पाठ परिचय हो गया। बहुत ही सरल तरीका से एक एक शब्द का अर्थ हमने समझाया है दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी कोई भी दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट करके दिखाएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, सभी दोस्तों को बताइए आप, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि 5-5 अपने जितने भी दोस्त साथी उनको भी वीडियो को बताइए, उनको भी शेयर करो, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनका भी फ़ायदा हो। यदि उनको फ़ायदा होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो विद्या, जो ज्ञान है, जितना आप बांटोगे उतना इसमें वृद्धि होती है, और जितना इसको एक जगह रखोगे उतनी इसमें कमी आती है। तो आप ज्ञान को बांटें तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इसलिए शेयर करें सबको, और अच्छे से इसको सुनते रहिए, देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको आगे का जो अगला पाठ है, आपको यहाँ से पाठ प्रारंभ होगा आपका, और पूरा का पूरा पाठ हो जाएगा। उसके बाद में आपको पूरी कहानी बताएंगे हम इसकी, हिंदी के अंदर आपको कहानी सुनाएंगे। बहुत ही प्रेम भरी कहानी है, आपको प्रेम कथा इसमें आपको बताएंगे पूरी की पूरी। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।